Hello friends, this is Rama and welcome to Rama Learning Platform. I hope you all are fine. So friends, as you all know that we are studying Lucent's biology, right? So we have discussed till साइंटिफिक नेम्स ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स। देखिए हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हमने थोड़ा बहुत प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा था, ठीक है। आज हम सेल में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हमने पिछले क्लास में साइंटिफिक नेम्स भी पढ़ा था ऑर्गेनिज्म का। क्यों दिया जाता है साइंटिफिक नेम्स? क्योंकि मान लीजिए, देखिए यहाँ पे काऊ दिया, ठीक है। तो हमारे तरफ अगर गाय को काऊ कहा जाता है तो कहीं और हो सकता है काऊ को कुछ और भी कहा जाता। इसलिए अपना एक सबका साइंटिफिक नेम दिया जाता है ताकि चीज़ों को और ऑर्गेनिजम्स को हम आसानी से समझ सके, ठीक है। तो इसलिए सबका अपना एक साइंटिफिक नेम्स दिया गया है ताकि हर जगह ऑर्गेनिजम्स को पहचाना जा सके, ओके। आज हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। आज हम डिटेल में सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। सेल जो है ना, कोशिका, ये आप अपने आप में बायोलॉजी का सबसे लंबा टॉपिक हो जाता है, ठीक है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेल जो होता है ना, स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन ही साइटोलॉजी कहा जाता है। मतलब साइटोलॉजी में हम कोशिका का अध्ययन जो होता है वो साइटोलॉजी। देखिए सेल, इसका देखिए यहाँ पे सेल, ओके। तो सेल को, जो सेल है ना, कोशिका, कोशिका का इंग्लिश नेम जो होता है वो होता है सेल। और कोशिका का जो बायोलॉजिकल नेम, सेल का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है साइटो, ओके। तो साइटो जो होता है वो बायोलॉजिकल नेम होता है कोशिका का, और कोशिका का इंग्लिश नेम जो होता है वो होता है सेल, ओके। तो साइटो बायोलॉजिकल नेम सेल का, ठीक है, कोशिका का बायोलॉजिकल नेम, और लॉजी मीन्स अध्ययन करना। तो साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, ओके। साइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ सेल, ओके। सो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। एंड क्या होता है सेल? देखिए, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए आता है कि जो सेल होता है वो शरीर का सबसे छोटा अंग होता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर दे दिया कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी अंग होती है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में अगर कंफ्यूज करने के लिए आता है तो देखिए, कोशिका जो होती है ना वो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, ना कि अंग, ठीक है। अंग नहीं होती है, इकाई होती है। तो अगर ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए आता है तो आप वहाँ अंग के साथ नहीं, इकाई के साथ जाएंगे। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, अंग नहीं होती है, ओके। सो सेल क्या होता है? सेल जो होती है ना, कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक मीन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मीन्स कार्यात्मक, हमारे शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है वो कोशिका कही जाती है, ओके। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और जो वर्ड सेल है वो पहली बार क्वाइन किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में सेल वर्ड को, कोशिका वर्ड को पहली बार क्वाइन किया गया था। हालांकि ये रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका की खोज की थी पहली बार, ठीक है। और वो मतलब इतनी छोटी थी कि उसे जूम करके माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया था, ठीक है। तो और अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि लिविंग सेल की खोज थे एंटोनी वॉन लियोनहॉक, उन्होंने किया, ठीक है। तो वर्ड तो सेल, कोशिका वर्ड तो सबसे पहले क्वाइन किया गया था रॉबर्ट हुक द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो लिविंग कोशिका थी वो सबसे पहले खोजा गया एंटोनी वॉन लियोनहॉक द्वारा, ओके। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। पूरे दुनिया का सबसे छोटी कोशिका जो है, सबसे छोटी जो कोशिका है ना पूरी दुनिया की, वो है माइकोप्लाज्मा। ये एक यूनिसेलुलर है, ठीक है, एक कोशिकी। तो माइकोप्लाज्मा जो है ना वो पूरी दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ओके। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका, बड़ी कोशिका जो है वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ओके।
एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज द बिगेस्ट सेल। ओके, अब हम बात करते हैं ह्यूमन की। तो ह्यूमन में यहाँ पे देखिए दे रखा है लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन। न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। तो हमारे शरीर में मतलब कि ह्यूमन में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है ह्यूमन बॉडी की वो होती है न्यूरॉन की। ठीक है, तो और देखिए एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, लॉन्गेस्ट, सॉरी बड़ी नहीं लंबी, ओके, लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी जो कोशिका होती है ना वो होती है फीमेल का जो होता है अंडाणु वो। ठीक है, लेकिन जो सबसे लंबी कोशिका होती है ह्यूमन बॉडी की वो होती है न्यूरॉन की। ओके, सो फ्रेंड्स आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए मैं आपको एक लाइन में समझाती हूँ कि देखिए जो मतलब कि मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है मेल के स्पर्म की यानी शुक्राणु की। ठीक है, और मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है फीमेल के ओवम की। ठीक है, यानी अंडाणु की। ओके, लेकिन मानव में जो सबसे ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है न्यूरॉन की यानी ब्रेन की कोशिका। ओके, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जो सबसे लंबी कोशिका होती है, लंबी और बड़ी में कंफ्यूज मत होइएगा। लंबी लंबी अलग हो जाता है, लंबाई की बात लंबी और बड़ी। ठीक है, बड़ी मतलब जो बड़ी कोशिका होती है वो फीमेल के ओवम की, लेकिन जो लंबी कोशिका होती है वो होती है न्यूरॉन की। ठीक है, जो कि ब्रेन की कोशिका है। ठीक है, देखिए जो इसमें है ना न्यूरॉन जो लंबी कोशिका है ब्रेन की कोशिका, इसमें जो कोशिका होता है मतलब कि सेल होता है जो, तो सेल का डिवीजन नहीं होता इसमें। सेल डिवीजन मीन्स कोशिका विभाजन नहीं होता। ओके, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मान लीजिए जो देखिए कोशिका विभाजन में अगर यहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होता ना, जहाँ कोशिका विभाजन मीन्स सेल डिवीजन नहीं होता है वहाँ टूटने फूटने के बाद रिकवर नहीं की जा सकती। ठीक है, मान लीजिए मतलब कि अगर ब्रेन के अंदर चोट लग जाए तो उसे रिकवर नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें हेलमेट पहनने की सलाह दी जाती है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे तेज जो रिकवर होता है ना, सबसे तेज जहाँ सेल डिवीजन होता है मीन्स कोशिका विभाजन होता है वो लीवर की होती है। लीवर को अगर काट दी जाए तो मतलब वो रिकवर हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो ब्रेन है न्यूरॉन जो होती है यानी ब्रेन की कोशिका, तो इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता मीन्स सेल डिवीजन नहीं होता। कि मान लीजिए जैसे कि ईंट से बनता है दीवार। ओके, तो ईंट से मान लीजिए दीवार बना, दीवार से मान लीजिए कमरा बना, कमरा को आपने सजा के घर बना दिया। ठीक है, तो इसी तरह जो ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी भी सेल से बना। ठीक है, सेल बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बना। उन बहुत सारे कोशिकाओं का जो समूह होता है उससे उत्तक, उसे हम उत्तक कहते हैं मीन्स टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो सेल से बना। ठीक है, फिर टिश्यू, फिर उससे अंग का निर्माण हुआ, फिर उससे शरीर का निर्माण हो गया। ओके, तो उसी तरह से कोशिका मतलब कोशिका देखिए कोशिका से टिश्यू, फिर टिश्यू से अंग, फिर अंग से शरीर। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सेल से टिश्यू, टिश्यू से अंग, अंग से शरीर मीन्स कोशिका। ठीक है, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से शरीर। ठीक है, तो देखिए उसके बाद एक साइंटिस्ट है शेल्डन एंड स्वान। ठीक है, शेल्डन एंड स्वान established cell theory in the year 1838 1839। ठीक है, तो जो शेल्डन एंड स्वान थे इन्होंने सेल थ्योरी को इस्टेब्लिश्ड किया। ठीक है, इन्होंने सेल थ्योरी को इस्टेब्लिश्ड किया कब? 1839 टू 1839। ठीक है, 1838 से 1839। ठीक है, तो देखिए जो शेल्डन और श्वान थे ना, इन्होंने कहा कि जो पूरा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो कोशिका की सिद्धांत दी इन्होंने 1838 टू 1839। ओके, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दो वैज्ञानिक थे शेल्डन एंड श्वान। ठीक है, सो देखिए जर्म प्लाज्म थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अगस्त वाइजमैन। ओके, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अगस्त वाइजमैन ने जर्म प्लाज्म थ्योरी को प्रपोज किया। ठीक है, अगस्त वाइजमैन प्रपोज्ड जर्म प्लाज्म थ्योरी। ओके, सो आगे बढ़ेंगे। मेन फीचर्स ऑफ द सेल थ्योरी देखिए,
जो सेल थ्योरी है, कोशिका का सिद्धांत है, जो शेल्डन एंड श्वान ने कोशिका का सिद्धांत स्टेब्लिश किया, उसके कुछ फ्यूचर्स है। ठीक है, कौन कौन से, तो देखिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स और कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, सारे ऑर्गेनिजम्स सेल। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो कोशिका है, तो सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से बने हैं, कोशिका से। ठीक है, तो बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल। ठीक है, तो देखिए कोई भी ऐसा लिविंग लिविंग जो भी है वो सब कोशिका से बने हैं, सब कोशिका से मिलके बने हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म होता है तो उसका बॉडी, उसका शरीर, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो सेल से कंपोज्ड होके, मतलब कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ओके, बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल। सारे ऑर्गेनिज्म का जो शरीर है वो कोशिका से ही बना है। ठीक है, एंड ईच सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जो सारे सेल हैं, सारे सेल वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के द्वारा ही अराइज हुए हैं। ओके, एंड एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने लाइफ को एक सेल, मतलब सिंगल सेल से स्टार्ट किए। देखिए पहले एक एक कोशिका, फिर मतलब कि सिंगल सेल आए, फिर मतलब कि धीरे 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 ऐसे कोशिकाओं का निर्माण होता गया। तो सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने लाइफ को स्टार्ट करते हैं सिंगल सेल से, फिर धीरे 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 होता जाता है ग्रोथ। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए सेल जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। जो कोशिका होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो हमने पिछले क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था जब हम मोनेरा के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने मोनेरा में प्रोकैरियोटिक को रखा था, राइट। तो देखिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सेल जो होता है, कोशिका जो होता है, उसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक। ओके, सो इन प्रोकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है तो ये प्रिमिटिव सेल होता है। ठीक है, हैविंग थ्री बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑफ टिपिकल सेल बट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, तो देखिए इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, तो ये इतनी छोटी होती है आकार में, इतनी छोटी कि इसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, इसे हम माइक्रोस्कोप के द्वारा जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा, मतलब ये सब ऑब्सेंट होता है। ठीक है, नहीं होता है प्रेजेंट इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया वायरस, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि केवल और केवल बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के साथ यहाँ वायरस भी। ठीक है, हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको मोनेरा में बताया था ना, बैक्टीरिया को रखा गया था मोनेरा में। ठीक है, तो वहाँ पे हमने बताया था ओनली एंड ओनली बैक्टीरिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साथ में कौन आ जाएगा, वायरस भी, बैक्टीरिया। ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया भी हमने आपको बताया था, जो कि बैक्टीरिया में आ जाता है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ भी फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया जो है ना, इसमें प्रकाश संश्लेषण मीन्स फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरियल सेल इज 0। ओके, और जो स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज माइकोप्लाज्मा। ओके, और जो ये इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, क्लोरोफिल इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। देखिए अगर हम इसको एक लाइन में आसानी से समझे तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक है इसमें वायरस, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा बस। ठीक है, बाकी जो कि ये डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, ये अविकसित होती है, ये कोशिका जो होती है ना, ये अविकसित होती है, ये डेवलप्ड सेल नहीं है, इसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे कि एग्जाम्पल में कोरोना को ले लीजिए, जो वायरस आया था। ठीक है, तो और देखिए एक चीज़ और आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे तेज रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन का काम कौन करता है, तो प्रोकैरियोटिक करता है। ठीक है, देखिए यूकैरियोटिक में तो हम लोग आ जाते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स। ठीक है,
तो इसमें यूकैरियोटिक्स में टाइम लगता है सबका निर्माण होने में, लेकिन यहाँ पे जल्दी जल्दी निर्माण हो जाता है क्योंकि यहाँ पे तो अविकसित है, मतलब बहुत कम चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत तेज प्रजनन यानी बहुत तेज, सबसे तेज रिप्रोडक्शन होता है। सबसे तेज रिप्रोडक्शन का काम प्रोकैरियोटिक सेल में ही होता है, ठीक है। तो जैसे बीमारी जो होता है तो बहुत जल्दी जल्दी फैल जाता है ना, ये बीमारियां बहुत तेजी से जल्दी फैला देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो इसमें न्यूक्लियस जो होता है ना, इसमें जो न्यूक्लियस होता है तो उनके ऊपर जो अ, किसी भी प्रकार का जो एनवलप नहीं होता है, मतलब कवर नहीं होता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। और जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है, इनमें जो प्रोटीन का निर्माण होता है ना वो 70S होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक में 80S होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब जो होते हैं ना, ये सीलिया और जो फ्लेजिला होता है, अभी हम फिगर में आपको दिखाएंगे। सीलिया तथा फ्लेजिला के माध्यम से ये गति करते हैं, ठीक है। तो जो इसमें देखिए वायरस, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, मतलब केवल और केवल बैक्टीरिया, साथ में वायरस भी, ओके। तो ये आ जाएगा इसमें प्रोकैरियोटिक में। बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना, बाकी सारे जो ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, वो सब के सब यूकैरियोटिक में आएंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में ज़्यादा कुछ नहीं आता है, यूकैरियोटिक में हम लोग भी आ जाएंगे क्योंकि यूकैरियोटिक जो है वो बहुत डेवलप्ड है। हम चल फिर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम बहुत डेवलप्ड हैं, बहुत विकसित हैं। तो हम लोग ह्यूमंस भी यूकैरियोटिक में आएंगे, ना कि प्रोकैरियोटिक में, हम भी यूकैरियोटिक में आएंगे। चलिए हम यूकैरियोटिक के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इन दोनों का डिफरेंट जानेंगे, ठीक है। देखिए, these are complete cell, okay, these are complete cell which contain membrane bound organelles and nucleus, ठीक है। देखिए, ये जो होता है ना, ये कंप्लीट सेल होता है, कंप्लीट कोशिका होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड और ऑर्गेनिल्स और न्यूक्लियस सब कंटेंट करता है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। हैविंग यूकैरियोटिक सेल, हैव यूकैरियोटिक सेल, ओके। और जो बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है इसमें, वो होता है एसिटाबुलारिया, ओके। एसिटाबुलारिया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एसिटाबुलारिया इज बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ओके, बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और जो इसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कंटेंट क्रोमेटिन मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो इसमें जो प्रोटीन होता है वो 80S होता है, ओके। और इसमें न्यूक्लियोलस जो होता है, न्यूक्लियोलस वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम यूकैरियोटिक्स को समझे तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एनिमल सेल भी आ जाएंगे, प्लांट सेल भी आ जाएंगे। ये आकार में बड़ी होती है। यूकैरियोटिक जो होती है आकार में, साइज में बड़ी होती है, पर प्रोकैरियोटिक जो होती है वो आकार में छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है, ठीक है। और यहाँ पे पूरी तरह से विकसित होती है ये, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो पूरी तरह से वेल डेवलप्ड होती है, ठीक है। ऑर्गेनिल्स देखिए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स एंड न्यूक्लियस, ऑर्गेनिल्स जो होता है सेल के अंदर, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। तो यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं, इनमें जो न्यूक्लियस होता है ना, जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल में, वो कवर द्वारा ढका रहता है, ओके। पर हमने क्या पढ़ा प्रोकैरियोटिक में, जो प्रोकैरियोटिक होता है वो न्यूक्लियस जो होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है और किसी प्रकार के एनवलप यानी कवर या लिफाफा में नहीं होता है, ठीक है। कवर या ढका नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है इसका न्यूक्लियस जो है वो कवर द्वारा ढका रहता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक होता है उसका न्यूक्लियस जो है वो किसी भी प्रकार का एनवलप नहीं होता, मतलब लिफाफा या कवर से ढका नहीं रहता, इसलिए उसमें छिद्राव होता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिए। देखिए सिंपल वे में हम इसका डिफरेंट जाने अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, तो देखिए एक लाइन में हम कहें तो प्रोकैरियोटिक छोटी होती है आकार की, यूकैरियोटिक आकार में बड़ी होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो होती है पूरी तरह से डेवलप नहीं होती, लेकिन इसमें जो यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है वो पूरी तरह से डेवलप्ड होती है, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक है इसमें जो न्यूक्लियस होता है या फिर मतलब जो कहते हैं कि किसी भी प्रकार का जो एनवलप होता है यानी लिफाफा होता है वो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक जो होता है वो न्यूक्लियस उसका जो होता है वो कवर द्वारा ढका रहता है, ओके। और
जो प्रोकैरियोटिक है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग जो होते हैं वो यूकैरियोटिक में आते हैं, राइट। तो हम लोगों में माइटोकॉन्ड्रिया से श्वसन होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, तो उनका जो श्वसन होता है वो जीव द्रव्य से होता है, ठीक है। तो और जो प्रकाश संश्लेषण है वो प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी, ठीक है। ये एक चीज़ मैंने आपको बताया था, प्रकाश संश्लेषण मीन्स जो फोटोसिंथेसिस होता है वो दोनों में तो होता है, लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया होता है ना उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। तो प्रकाश संश्लेषण दोनों कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यूकैरियोटिक में एनिमल्स भी हैं, प्लांट भी हैं, तो प्लांट वाला तो करेगा ना प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। एनिमल वाला तो नहीं करेगा, लेकिन प्लांट वाला तो फोटोसिंथेसिस करेगा ना, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें मतलब यूकैरियोटिक और जो प्रोकैरियोटिक होता है दोनों में सेल वॉल होते हैं, ठीक है। दोनों में सेल वॉल होते हैं। देखिए यूकैरियोटिक में अब आप कहेंगे कि एनिमल्स भी आते हैं, तो एनिमल वाले में तो सेल वॉल नहीं मिलेगी, ठीक है, मीन्स कोशिका भित्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जो प्लांट्स वाले पादप वाले भाग हैं उनमें तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी ना, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होगी ना, है ना। और जो सेल वॉल होती है मतलब कि जो सेल वॉल होती है वो प्रोकैरियोटिक में पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, ओके। लेकिन यूकैरियोटिक में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज द्वारा बना होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पेप्टिडोग्लाइकन द्वारा प्रोकैरियोटिक में और सेलुलोज द्वारा यूकैरियोटिक में, ओके। यूकैरियोटिक में सेलुलोज का सेल वॉल, ठीक है, और पेप्टिडोग्लाइकन यानी पैक्टिन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में, ओके। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक में 70S का होता है, ओके, और यूकैरियोटिक में 80S, ओके। राइबोसोम, राइबोसोम, ओके, ठीक है। राइबोसोम जो यूकैरियोटिक में होता है वो 80S, ओके। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखिए फिगर के माध्यम से समझते हैं। सी दिस वन इज प्रोकैरियोटिक सेल, ओके। देखिए देखिए ये सब जो है ये सब ये सीलिया, ठीक है, ये सीलिया, ठीक है। सीलिया के माध्यम से और ये जो फ्लैजिला है इनके माध्यम से ये प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो गति करते हैं, ठीक है। तो सीलिया के माध्यम से मतलब कि ये जो सीलिया है और ये जो फ्लैजिला है इसके माध्यम से ये गति करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में सब आ जाएंगे, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में कौन आएगा, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है। बैक्टीरिया, केवल और केवल बैक्टीरिया और साथ में वायरस भी, ठीक है। और यूकैरियोटिक में ह्यूमन्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएंगे, फंजाई, प्रोटिस्टा। देखिए यूकैरियोटिक सेल इसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है, सब प्रेजेंट है यहाँ। लाइसोसोम, फ्लैजिलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, यहाँ एब्सेंट होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। सी दिस इज द फिगर। आगे चलेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सी size of cell is generally small in prokaryotic and in eukaryotic size of cell is generally large, okay। सेल का साइज जनरली स्मॉल होता है, साइज जो होता है सेल का जो आकार होता है वो स्मॉल होता है जैसा कि मैंने बताया। और यूकैरियोटिक में साइज ऑफ सेल इज जनरली लार्ज, ओके। न्यूक्लियस इज ऑब्सेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है। देखिए अगर न्यूक्लियस मतलब प्रेजेंट भी होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे न्यूक्लियस तो भी जो है ना
वो पूरी तरह से एनवलप यानी लिफाफा द्वारा ढका नहीं होता, और मतलब कि एनवलप नहीं होता, ढका नहीं होता है, चित्राव होता है, ठीक है। और पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होता है, ठीक है, विकसित नहीं होता है। ओके, एंड इट कॉन्टेन्स सिंगल क्रोमोजोम विच इज सर्कुलर इन शेप एंड यूकैरियोटिक कॉन्टेन्स मोर देन वन क्रोमोजोम। ओके, देखिए प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोजोम, ठीक है, एंड इट कॉन्टेन्स यूकैरियोटिक कॉन्टेंट मोर देन वन क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम से ज़्यादा, बट इसमें सिंगल, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स आर ऑब्सेंट, ठीक है, ऑर्गेनिल्स आर ऑब्सेंट, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट, ऑर्गेनिल्स जो होता है सेल के अंदर, ठीक है, यहाँ यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होता है, बट इन प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिल्स आर ऑब्सेंट। ओके, सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फिजियन और बडिंग, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में सेल डिवीजन फिजियन और बडिंग के द्वारा प्लेस लेता है, ठीक है, टेक प्लेस, बट sorry for background voice, see, but in eukaryotes cell division take place by mitosis and meiosis। इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। माइटोसिस के बारे में वैसे मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में, ठीक है। बट हम डिटेल में आगे जब इसका टॉपिक आएगा तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का डिफरेंस समझ में आ गया हो पूरी तरह से। ओके, और आगे हम स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो हम जो सेल ऑर्गेनिल्स है यहाँ से हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में सेल ऑर्गेनिल्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर कोई चीज़ यहाँ पे नहीं समझ में आई हो, कोई टॉपिक, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।